उन्होंने लिया इधर एक परख नली, यहाँ से उठाया स्वराज, इधर से उठाया खिलाफत और मिलाकर बना दिया असहयोग। ये तारा दिख रहा है, खड़े खड़े बता दूंगा कितनी दूर है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह क्या था और ये भी जाना कि हिंसा की वजह से किस तरह से गांधी जी उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, वो कैसे बना और लोगों ने उसको किस किस तरह से लिया। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह वापस ले लिया गया था, लेकिन देश की परेशानी हमारी खत्म नहीं हुई थी। तो गांधी जी ने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिसमें कि पूरा देश एक साथ आकर खड़ा हो जाए। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन तुर्की हार रहा होता है और मुस्लिम समाज में ये डर बन जाता है कि कहीं हमारे जो सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं यानी कि खलीफा, उनके पद पर कोई संकट ना आ जाए, यानी उनकी शक्तियां ना छिन जाए। इसी रिगार्डिंग बॉम्बे में खलीफा कमेटी का गठन किया जाता है जो कि 1919 में बनाया जाता है। और इसी रिगार्डिंग दो युवा नेता यानी कि अली ब्रदर्स, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल हैं, भागे भागे आते हैं गांधी जी के पास कि गांधी जी कुछ कीजिए। गांधी जी कहते हैं भाई क्या करें? तो वो कहते हैं कि गांधी जी हमें भी खलीफा पद को सपोर्ट करने के लिए एक आंदोलन करना चाहिए जो कि हमारे देश भारत की ओर से हो। तो गांधी जी कहते हैं यार ये सही मौका है कि खिलाफत आंदोलन से हम मुस्लिम का समर्थन ले लेंगे और हमारे देश में हिंदुओं की मेजोरिटी है ही ज्यादा, वहां से स्वराज। तो उन्होंने लिया परख नली, इधर से उठाया उन्होंने खिलाफत आंदोलन, इधर से उठाया उन्होंने स्वराज और बना दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से बन जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये आंदोलन बन तो चुका था, तो गांधी जी क्या करते हैं कि कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में सभी लीडर्स को इस बात पर, लगभग सभी लीडर्स को इस बात पर राजी कर लेते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने वाले हैं। और इसके बाद वो शौकत अली के साथ देश के दौरे पर निकल जाते हैं जहां पर वो लोगों का जन समर्थन जुटाते हैं कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है। लेकिन कांग्रेस में खींचतान चलती रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ कहते हैं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये खींचतान चलती रहती। लेकिन होता ये है कि 1920 का जो नागपुर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें गांधी जी लगभग सभी को एग्री कर लेते हैं कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे और 1921 में ये मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों? ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये आइडिया कहां से आया? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा भी नहीं, 1909 में जब गांधी जी ने अपनी किताब लिखी थी हिंद स्वराज। ध्यान रखिएगा 1909 में लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने असहयोग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन भारतीयों ने इन गोरे लोगों का असहयोग करना शुरू किया ना, यानी कि अपना सपोर्ट देना इन्हें बंद किया, ये ढेर हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, इनका सारा का सारा शासन बंद हो जाएगा। तो ये था असहयोग का कॉन्सेप्ट और उसी असहयोग के कॉन्सेप्ट के ऊपर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बिल्ड किया। अब आंदोलन तो शुरू हो चुका था, लेकिन इस आंदोलन को लेकर लोगों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी और लोगों ने इसको अलग अलग तरह से समझा। तो जानेंगे हम कि लोगों ने टाउन्स में इसको किस तरह से समझा, लोगों ने कंट्री साइड्स में जो लोग थे उन्होंने इसको कैसे समझा और प्लांटेशन वर्कर्स ने इसको किस तरह से लिया। तो बात करते हैं सबसे पहले टाउन्स में लोगों ने इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया। होता यह है कि टाउन्स में जब ये आंदोलन फैलता है तो स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, टीचर्स हेडमास्टर्स नौकरियां त्याग देते हैं, लॉयर प्रैक्टिस करना बंद कर देता है, लोग लिकर शॉप्स की पिकेटिंग कर देते हैं और तो और यहाँ बॉनफायर किए जा रहे हैं, यानी विदेशी कपड़ों को गोले में ऐसे इकट्ठा करके जलाकर उसके आजू बाजू घूमना, तो बॉनफायर भी किए जा रहे हैं। भाई मजा तो तब आता है जब 1920 से 1921 के बीच में विदेशों से जो कपड़ा हम लेकर आते हैं वो हाफ हो जाता है और तो और पॉलिटिकल पार्टीज वो मना कर देती हैं कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी पॉलिटिकल पार्टीज मना कर रही हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक्सेप्ट वन पार्टी। नोट कर लीजिए उस पार्टी का नाम, मद्रास की जस्टिस पार्टी थी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। उन्होंने कहा कि हम भाई इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करेंगे, हम वहीं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि शहरों में ये आंदोलन सुपर सक्सेसफुल रहा होगा, मतलब कि सभी इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इवन पॉलिटिशियंस, तो काफी सक्सेसफुल रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आंदोलन शहरों में कोलैप्स कर गया समय के साथ। कोलैप्स क्यों कर गया? क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ रहे थे, टीचर्स अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, हेडमास्टर अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, पर वो खाएंगे कैसे? यानी कि और कहां पर काम करेंगे? वो नौकरी तो छोड़ रहे हैं पर जाएंगे कहां, काम कहां पर करेंगे? यानी कि हमारे पास इंडिया की खुद के इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। इस वजह से उन्हें वापस से अपने जॉब्स पर लौटना पड़ा। दूसरा, हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो कर रहे थे, लेकिन हमारा खुद का जो खादी का कपड़ा था उसे बनाने की कॉस्टिंग ज्यादा आ रही थी,
वो विदेशी कपड़ों से ज्यादा महंगा था, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से सबको फिर से शिफ्ट होना पड़ा विदेशी वस्तुओं की ओर। तो ये था कि शहरों में किस तरह से लोगों ने इस आंदोलन को लिया। चलिए जल्दी से देखते हैं कि कंट्री साइड्स में इस आंदोलन को किस तरह से लिया गया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। इसमें मुख्य हम 3 आंदोलनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला आंदोलन जो कि अवध में किया गया, जिसको कि बाबा रामचंद्र ने लीड किया। दूसरा आंदोलन देखेंगे बारदोली सत्याग्रह, जो कि सरदार पटेल जी द्वारा लीड किया गया। और तीसरा मोस्ट इंटरेस्टिंग, अल्लूरी सीताराम राजू जी द्वारा लीड किया गया ट्राइबल्स का आंदोलन देखेंगे, जो कि गुडेम पहाड़ियों में लीड किया गया था। अब सबसे पहला आंदोलन देखते हैं जो कि बाबा रामचंद्र जी द्वारा लीड किया गया था। होता क्या है कि किसानों की स्थिति अवध में बहुत ज्यादा खराब रह चुकी होती है। स्थिति इतनी खराब होती है कि जमींदार जब चाहे किसानों को उनके पट्टे से हटा दिया करते थे, उनसे बेगारी करवाते थे, यानी बिना कुछ पैसा वैसा दिए उनसे काम करवा लिया, और तो और उनके रेवेन्यू को बढ़ाते जा रहे थे। अब इसी बीच आते हैं बाबा रामचंद्र जी, तो वो किसानों की साइड से आवाज को उठाते हैं। अब जब वो आवाज को उठाते हैं तो डिमांड रखते हैं कि रेवेन्यू में थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया जाए, यानी रेवेन्यू थोड़ा कम लिया जाए। इसी बीच 1920 में विजिट करते हैं वहां पर नेहरू जी। अब नेहरू जी जाते हैं, बाबा रामचंद्र जी उनको पूरी स्थिति दिखाते हैं कि देखिए कितना बुरा हो रहा है हमारे साथ। इसी के रिगार्डिंग नेहरू जी वहां पर किसान सभा का गठन कर देते हैं, और किसान सभा की देखते ही देखते 300 से ज्यादा ब्रांचेस जो है फैल जाती हैं। पर यह आंदोलन पूरी तरह से असहयोग आंदोलन से नहीं जुड़ पाया। क्यों नहीं जुड़ पाया? क्योंकि किसान अब पूरी तरह से हिंसक हो गए थे। उन्होंने जमींदारों के गोदामों को लूटना शुरू कर दिया, बाजारों को लूटना शुरू कर दिया, मारा पीटा, मतलब आंदोलन बहुत ही बुरी तरह से हिंसक बन चुका था। सो ये था कि अवध में आंदोलन को किस तरह से लीड किया गया। अब दूसरे आंदोलन की बात करते हैं जो कि बारदोली आंदोलन है, यानी बारदोली सत्याग्रह, जिसे सरदार पटेल जी द्वारा लीड किया गया था। सरदार पटेल जी ने जमींदारी के खिलाफ आवाज उठाई थी और इस आंदोलन में वो सुपर सक्सेसफुल हुए थे। अब बात करते हैं इस आंदोलन में तीसरे आंदोलन की, यानी कंट्री साइड्स में तीसरे आंदोलन की, जो कि ट्राइब्स का आंदोलन था, जिसे लीड किया था अल्लूरी सीताराम राजू जी ने। होता यह है कि गुडेम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, वहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है आदिवासियों का जंगलों में जाना निषेध कर देती है, यानी कि वो वहां से फल फूल लेकर आते थे वो बंद, अपने मवेशी वहां पर जाकर चराते थे वो बंद, जलावन के लिए लकड़ियां वहां से लाते थे वो भी बंद। बेचारे खाएंगे क्या, यानी कि दुखी कर रखा था उन आदिवासियों को। तो होता क्या है, इसी बीच आते हैं हमारे अल्लूरी जी। वो कहता है कि ये तारा दिख रहा है, तारा खड़े खड़े बता दूंगा कितनी दूर है। और तो और वो ये भी बोलते थे, किसी को भी कैसी भी बीमारी हुई हो यूं ठीक कर दूंगा यूं। एक और चीज वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स की गन की गोली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यानी बुलेट प्रूफ बंदा। देख सकते हो वो वाला डायलॉग सुना होगा ना आपने कि कभी कभी तो लगता है अपुनिश भगवान है, वो उनके ऊपर फुल सूट करता है। अल्लूरी जी गांधी जी की भी सभी विचारधारा को मानते थे, सभी नहीं लगभग ज्यादातर। वो कहते थे कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए, हमारे युवा खराब होंगे। वो कहते थे हमें खादी पहनना चाहिए। वो गांधी जी की लगभग सारी भी विचारधारा को मानते थे, लेकिन वो गांधी जी की एक विचारधारा को नहीं मानते थे। वो कहते थे ऐसे नहीं मिलेगी आजादी, इनको मार के भगाना पड़ेगा तब मिलेगी आजादी। और इसीलिए वो गुरिल्ला वॉर करते थे। गुरिल्ला वॉर का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ से ब्रिटिशर्स की टोली जा रही है, साइड साइड में जंगल है, यहाँ पर आदिवासी छुपे हुए हैं, और ब्रिटिशर्स जैसे आते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसे कहते हैं गुरिल्ला वॉर। तो वो गुरिल्ला वॉर कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ तक कि असहयोग आंदोलन के बंद हो जाने के बाद भी वो गुरिल्ला वॉर कंटिन्यू रखते हैं। और 1924 में उनको ब्रिटिशर्स द्वारा अरेस्ट किया जाता है और फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि इस आंदोलन को प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे लिया। प्लांटेशन वर्कर्स प्लांटेशन में एक एक्ट के तहत बंधे थे। उस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ध्यान से सुनिएगा, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, जिसके तहत वो उस जगह को छोड़कर तभी जा सकते थे जब मालिक उन्हें परमिशन देंगे, जो कि ब्रिटिशर्स उन्हें कभी देते ही नहीं थे। अब होता ये है कि जैसे ही ये खबर फैल जाती है कि असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है, तो उन्हें लगता है कि भाई हमें पूर्ण स्वराज मिलेगा, यानी कि जमीनें रखी हैं अपने गांव में, जब चाहे जाके ले लें। तो इस तरह से वो इंटरप्रेट करते हैं। अब वो बागान छोड़ के भाग जाते हैं, मालिकों की बात नहीं मानते हैं। बागान छोड़ के जैसे ही भागते हैं, स्टीमरों की, रेलवे की, सबकी स्ट्राइक, वहां पर उनको पुलिस पकड़ लेती है और उनकी बहुत बुरी तरह बेचारों की पिटाई कर देती है। तो ये था कि कैसे असहयोग आंदोलन को प्लांटेशन वर्कर्स ने लिया। इसके बाद एक बहुत ही हिंसक घटना होती है 1922, चौरा चौरी। वहां पर पब्लिक और पुलिस के बीच में बहुत ही हिंसक टकराव हो जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो क्या ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा? क्या इसने हमें आजादी दिलाई? इसने हमें आजादी दिलाई या नहीं दिलाई? ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? लेकिन जिस भावना के साथ लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे
वो भावना थी नेशनलिज्म की भावना, वो भावना थी अपनेपन की भावना। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि हमने इस पूरी लेक्चर में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। ऑटोमन तुर्की हार जाता है, जिसकी वजह से खलीफा पद पर समस्याएं बनी हुई रहती हैं, जिसके तहत अली बंधु गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी असहयोग आंदोलन करने का फैसला लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। ये कॉन्सेप्ट आया उनकी बुक हिंद स्वराज से, जो उन्होंने लिखी थी कब, 1909, ध्यान से। उसके बाद हमने देखा कि इस आंदोलन के लोगों ने कैसे कैसे लिया। टाउन्स में हमने देखा शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी, यानी कि लोगों ने जॉब छोड़ दिया, बहुत बुरी तरह से बहिष्कार कर दिया ब्रिटिशर्स का, लेकिन फिर उन्हें फिर से ज्वाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव्स ही नहीं थे। अब जब उनके पास अल्टरनेटिव्स नहीं थे तो उन्हें ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। फिर हमने देखा कंट्री साइड्स में ये आंदोलन किस तरह से बढ़ा। बाबा रामचंद्र जी ने लीड किया, फिर सरदार पटेल जी ने और अल्लूरी सीताराम राजू जी ने। बाबा रामचंद्र जी ने अवध में लीड किया, जो कि हिंसक हो चुका था, इस वजह से असहयोग से नहीं जुड़ पाया। फिर हमने सरदार पटेल जी का आंदोलन देखा, जो कि सक्सेसफुल रहा था। फिर हमने अल्लूरी सीताराम राजू जी का आंदोलन देखा था, गुरिल्ला वॉर, है ना। उसके बाद हमने देखा स्वराज प्लांटेशन में किस तरह से इंटरप्रेट किया गया। बेचारे भाग गए थे और उसके बाद पुलिस वाले के हाथ आ जाते हैं और फिर पुलिस वाले उनकी पिटाई कर देते हैं। और फिर हमने फाइनली देखा कि किस तरह से चौरा चौरी में 1922 में क्लैश हो जाता है पुलिस और जनता के बीच में, जिसकी वजह से इस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक नमक के बलबूते पर खड़ा कर देते हैं, और ये देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे किस तरह से झूठे झूठे वादे करती है। तब तक मौज करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।